हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जहाँ रुके थे वहीं से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो कि वर्ष 1917 में हुआ है और वर्ष 1917 में हुआ है और ये इस बिहार का एक ज़िला है जो बिहार के उत्तर पश्चिम प्रांत में पड़ता है और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम चंपारण कहते हैं। ये जो चंपारण है, चंपारण बिहार के अंदर बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था जो आज़ादी के बाद ये दो हिस्सों में बट गया। आपको पता होगा कि ब्रिटिश भारत के दौरान जो चंपारण जो था वो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता था और फिर तिरहुत के बाद ये सारण में पड़ा और सारण जो कि वर्ष 1866 में फिर सारण जो है दो पार्ट में बटा, एक बन गया चंपारण और दूसरा बन गया सारण। फिर 1972 में चंपारण दो पार्ट में बटा, एक बन गया पश्चिमी चंपारण और दूसरा बन गया पूर्वी चंपारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि चंपारण का दो भाग में चंपारण कब बटा था या फिर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण का विभाजन कब हुआ था, 1972 में। फिर सारण कब दो पार्ट में बटा था, तो 1866 में। जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को समझना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका एक जवाब देने में सफल होंगे। अब जब हम नील की खेती की बात करते हैं तो 1813 में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था बाड़ा गांव। 1813 में एक गांव हुआ करता था जिस गांव का नाम था बाड़ा गांव। चंपारण की पहली फैक्ट्री इसी बाड़ा गांव में खोली गई थी। कब खोली गई थी, तो 1813 में। याद रखिएगा, चंपारण की पहली फैक्ट्री इसी बाड़ा गांव में 1813 में खोली गई थी और 1840 तक आते आते चंपारण की जो सबसे मुख्य फसल नील हो गया। नील की खेती चंपारण की सबसे मुख्य फसल हो गई। चंपारण जो कि चीनी की खेती के लिए जाना जाता था, अब चीनी से ज़्यादा नील की खेती के लिए जाना जाने लगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नील बनाने के लिए जो नील कैसे बनता है उसकी जानकारी NCERT बुक क्लास 8 में सही तरीके से दिया गया है। उसमें दिया गया है कि नील का एक पौधा होता था और उस पौधे को जैसे ही मशीन में डालते थे उससे पाउडर तैयार होता था और इस पाउडर का यूरोपीय बाज़ारों में बहुत भारी डिमांड थी। अब वो लोग के धीरे धीरे कुछ सालों के बाद में ज़मीन बंजर पड़ने लगा, लेकिन नील जो था एक नकदी फसल था और नील जो नकदी फसल होने के कारण किसान जो था वो खेती करना चाहते थे। नकदी फसल के कारण किसानों को नकद में ही उन्हें पैसे मिल जाते थे, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न हम किसानों को अग्रिम भुगतान करें। अग्रिम भुगतान का मतलब है एडवांस में ही कुछ पैसे दे और ज़मीन का अनुबंध करवा ले, यानी कि एग्रीमेंट करवाना चाहते थे वो ज़मीन का। उन्होंने कहा कि आप लोग ज़मीन नील की खेती कीजिएगा, लेकिन अगर हम आप लोगों की ज़मीन को एग्रीमेंट करते हैं लगभग 20 वर्ष से 25 वर्ष के लिए। किसानों को बहुत खुशी थी कि ताकि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी और उन्हें एडवांस में ही पैसे मिल रहे थे, तो क्यों ना वो एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन कर दिया। फिर वर्ष 1900 की बात है, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक वर्ष 1900 में जर्मनी में एक केमिकल डाई का आविष्कार होता है और केमिकल डाई के आविष्कार होने से भारतीय नील का मांग गिर गया। यानी कि ये जो आप दो बूंद उजाला जो देखते हैं, वही अब लोगों जो पाउडर जो बाल्टी में घोर के जो महिलाएं लोग जो डालती थी कपड़े में, अब उन्हें 2 बूंद डालने से ही उनका काम चल जाता था। तो क्यों वो पाउडर वाला जो नील है वो इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना वो लिक्विड वाली जो नील है उसे इस्तेमाल करेंगे। इस कारण भारतीय नील का मांग क्या हो गया, यूरोपीय बाजार में गिर गया और जर्मनी के जो केमिकल डाई था वो जो यूरोपीय बाजार था उसमें डिमांड उसका काफ़ी बढ़ गया।
अब ऐसी स्थिति में अंग्रेज क्या कर दिए थे, जब किसानों को अग्रिम कर दिए थे, एडवांस, किसानों को अंग्रेज एडवांस में पैसे दे दिए थे और ज़मीन भी उनका 20 से 25 वर्ष के लिए अपने पास एग्रीमेंट करवा लिए थे। अब अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम ये सब चीज़ों को किसान से वसूली करेंगे। तो उन्होंने किसान से कहा कि अगर किसान अपनी ज़मीन को अनुबंध मुक्त कराना चाहते हैं तो उन्हें तवान यानी जुर्माना देना पड़ेगा, और तवान की रकम उन्होंने फिक्स कर दी 100 रुपये प्रति बीघा। अब ये किसानों के पास तो बहुत दुखद घटना थी। ये सब चल ही रहा था कि ये सब हो रहा था कि अचानक एक व्यक्ति आता है, एक किसान आता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उसी समय बेलवा कोठी, जो कि बेतिया से काफ़ी दूर है, तो बेलवा कोठी का एक मैनेजर हुआ करता था। उस मैनेजर का नाम था मिस्टर एमन ने राजकुमार शुक्ल को खबर भिजवाई कि तुम आकर हमसे मिलो। लेकिन राजकुमार शुक्ल तो उस समय विरोध कर रहा था। उसने मिस्टर एमन से मिलने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद में जो मिस्टर एमन थे, उन्होंने पुलिस भिजवाकर राजकुमार शुक्ल को गिरफ्तार करवाया। जब राजकुमार शुक्ल गिरफ्तार हो गए तो राजकुमार शुक्ल को 18 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब उनको 18 दिन के लिए भेज दिया गया तो राजकुमार शुक्ल ने बदला लेने के लिए सोचा। जब राजकुमार शुक्ल जेल से निकलते हैं तो वो भागलपुर प्रांतीय कांग्रेस की बैठक जब होती है तो उस बैठक में ये शामिल होते हैं और इस बैठक में वो नील की खेती की मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन नील की मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। उसी समय राजकुमार शुक्ल के एक मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था ब्रजकिशोर सिन्हा। उन्होंने अपने साथ राजकुमार शुक्ल को लखनऊ ले जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन में मंच से राजकुमार क्या करते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल अपनी व्यथा सुनाते हैं। अब आपको याद होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार को बनाया गया था। वही अंबिका मजूमदार गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी आप चंपारण जाइए और चंपारण जाने के बाद आप रिपोर्ट जमा कीजिए और उस रिपोर्ट इकट्ठा कीजिए और उस रिपोर्ट को जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा 1917 में, उसमें आप इस रिपोर्ट को जमा कीजिए। फिर कानपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी से दोबारा मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल को और राजकुमार शुक्ल उनसे निवेदन करते हैं आने के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं मार्च अप्रैल में ज़रूर आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है जो कि याद करने वाला है। गांधी जी को सबसे पहले बुलाने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही राजकुमार शुक्ल को कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए सबसे पहले किसने राजकुमार शुक्ल को कहा था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी जो प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में जीत गए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी गांधी जी को जानते थे, इसलिए गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल को गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही कहा था। अब जब गांधी जी नहीं आते हैं तो राजकुमार शुक्ल परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो राजकुमार शुक्ल जो है ये गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी आप देख लीजिए। ये जो 27 फरवरी को बेतिया से जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट जो है आप पढ़ लीजिए। हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है सुना के आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए,
तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है। किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस और वहाँ से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊँगा। बस अब समय आ गया है, श्रीमान अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण को 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमलों के लिए टकटकी लगाई बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। श्रीमान का दर्शनाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। जब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल की ये चिट्ठी पढ़ी तो गांधी जी ने क्या किया, राजकुमार शुक्ल को कलकत्ता आने का खबर भिजवाया। जब राजकुमार शुक्ल कलकत्ता गए गांधी जी से मिलने, तो ठीक उसी समय गांधी जी जो थे वो पुरी चले गए थे और वैसी स्थिति में राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात नहीं हो पाई। जब गांधी जी फिर पुरी से वापस कलकत्ता लौटे, जब उन्हें पता चला कि राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने फिर राजकुमार शुक्ल को दोबारा खबर भिजवाई। और जब राजकुमार शुक्ल दोबारा खबर मिला तो राजकुमार शुक्ल फिर कलकत्ता आया और कलकत्ता आने के बाद गांधी जी को अपने साथ 10 अप्रैल 1917 को ये लोग पटना पहुँचे और पटना में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए और वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात नहीं हुई। अब इसके आगे भी बहुत सारी घटनाएं हैं। वो चंपारण जाते हैं, चंपारण में उनका साथ कौन कौन व्यक्ति देता है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसके यहाँ ठहरते हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं इसमें। फिर गांधी जी को जहर कौन देता है, उसके बाद बत्तख मियाँ कौन होता है, ये सारी घटनाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गांधी जी को आखिर बत्तख मियाँ जहर देने से क्यों बचाता है, ये सारी घटनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।